अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको IPOS के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें आप ये देखेंगे कि आपने IPOS को इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर उसको आपने कॉन्फ़िगर किस तरह करना होता है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन है ईजीएस्ट वे में आपको बताऊं, ताकि आपको इंस्टॉलेशन करने में कोई मसला ना हो। तो iPod सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, जो आपने डाउनलोड करनी है, उनकी लिस्ट ये है कि आपके पास विंडो XP है तो आपको कुछ और चीज़ें, मज़ीद चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अगर विंडो 7 या 8 और 10 है तो उसके लिए आपको कम चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास विंडो XP है तो उसकी लिस्ट ये लेफ़्ट साइड पे है कि जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। SQL सर्वर होना चाहिए 2000, डेस्कटॉप हो या पर्सनल उसका एडिशन हो जाए। इसी तरह क्रिस्टल पोर्ट 9 हो, विंडो इंस्टॉलर 3.1 होना चाहिए, .NET फ्रेमवर्क 3.5 ये आपके पास होना चाहिए। CR रीडिस्ट 2008 x86 है या आपके पास x64 है। अगर तो आपकी विंडो 32 बिट है तो आपने x86 का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अगर आपकी 64 बिट है तो आपने x64 वाले को इंस्टॉल करना है। कभी ये भी होता है कि आप x86 वाला इंस्टॉल कर दें तो भी आपका काम चल जाता है, कोई सिस्टम एरर नहीं देता। लेकिन आपके पास दोनों होने चाहिए। अगर 64 बिट है तो, अगर 32 बिट है तो फिर आपको 64 बिट आपका रन ही नहीं होगा, नहीं आपने उसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद iPod का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर की डेटाबेस होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप विंडो 7 या इससे अबव किसी OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने इंस्टॉल करना है तो SQL सर्वर दोनों सूरतों में आपके XP के लिए और 7 के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास SQL और क्रिस्टल पोर्ट ये दो चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद विंडो इंस्टॉलर विंडो 7 में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, ना ही .NET फ्रेमवर्क जो होता है ये भी विंडो 7 में आपको या इससे अबव जो OS आ रहा है उसमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए नो नीड मैंने लिख दी है। CR डिस्ट सिमिलर है जिस तरह XP है। अगर तो आप विंडो 7 32 बिट आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हुई है और उसके ऊपर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपके पास x86 वाला इसका कंपोनेंट होना चाहिए। अगर आपके पास 64 बिट है तो आपके पास 64 बिट वाला होना चाहिए। इसके बाद आपके पास iPod का इंस्टॉलर होना चाहिए और डेटाबेस होना चाहिए। दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं अगर ये आप सर्वर वाली साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। एक इन्वेंट्री है और टेम्प है। अगर आपका सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने क्लाइंट साइड की मशीन को रेडी करना है तो आपके पास सिर्फ टेम्प का बैकअप होना चाहिए। वो आप सर्वर की टेम्प का बैकअप लेके इसके ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं। जब आपके पास ये चीज़ें आपके पास आपने डाउनलोड कर ली या सिस्टम सर्वर से आपने कॉपी कर ली, उसके बाद सबसे पहले अगर आप विंडो 7, नॉर्मली आजकल ज़्यादातर सिस्टम्स के ऊपर विंडो 7 ही है या इन फ्यूचर 8 और 10 आए, लेकिन मैं विंडो 7 को मद्देनज़र रख के आपको इंस्टॉलेशन का बताऊंगा। जो इंस्टॉलेशन विंडो 7 के ऊपर होगी, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन एज इट इज़ XP के ऊपर होगी। दो सॉफ्टवेयर, ये वाला विंडो इंस्टॉलर 3.1 और .NET फ्रेमवर्क 3.5 ये आपको एक्स्ट्रा विंडो XP के ऊपर करने पड़ते हैं। बाकी जो है बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करने होते हैं। आपने सॉफ्टवेयर की तरतीब आपने इंस्टॉल किस तरह करना है, जिस तरह मैंने ये सीक्वेंस में लिखे हैं, आपने इनकी इंस्टॉलेशन भी एज इट इज़ ही करनी है। यानी सबसे पहले आपने SQL सर्वर करना है, फिर आपने क्रिस्टल पोर्ट इंस्टॉल करनी है, फिर आप अगर विंडो XP के ऊपर है तो ये 3.1 करना है, फिर आपने .NET करना है, फिर CR डिस्ट करना है और iPod का इंस्टॉलर करना है, फिर आपने डेटाबेस को SQL के अंदर रिस्टोर करना है। तो विंडो 7 अगर आपके पास होगी तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले IPOS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल क्रोम पे जाना है। वहाँ पे आपने लिखना है www.mybest
pos.com। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, इसको आपने ओपन करना है। अगर आपके पास इंस्टॉलर है, सिस्टम के अंदर कॉपी नहीं हुए हुए, अगर हुए हैं तो फिर आपको यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ से आपने वेबसाइट ओपन करनी है, डाउनलोड सेंटर के अंदर आपने जाना है। यहाँ से ये विंडोज 7 और अबव हुआ हुआ है। अगर आप XP के ऊपर करते हैं तो आपने XP यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि XP के लिए ये विंडो अपडेट 3.1 और .NET फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है। लेकिन अगर आप विंडोज 7 कर रहे हैं या विंडो 8 है आपके पास, तो फिर आपको ये नहीं चाहिए। ये जितने भी रेड कलर के हैं ये आपने डाउनलोड करने हैं। इनको डाउनलोड करने के लिए आपने सिर्फ इनके ऊपर क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे ये डाउनलोड इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं तो इस ब्राउज़र के ऊपर लॉगिन हुआ हुआ, इसलिए मुझे वो डाउनलोड की ऑप्शन सीधी दे देगा। लेकिन अगर आप ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो जब आप ड्रॉपबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए, तो आगे आपके पास ये छोटी सी विंडो खुल जाएगी। तो आपने ये करना है, सिर्फ नो थैंक्स और कंटिन्यू टू व्यू करके आपने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। बॉक्स की डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह डालें, तो उसी के नीचे लिखा होगा नो थैंक्स, आपने उस पर क्लिक कर देना, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। SQL के दो पार्ट्स हैं, SQL पार्ट 1 और पार्ट 2 है। आपने दोनों पार्ट्स को डाउनलोड करके, क्योंकि ये कंप्रेस हुए होंगे, रॉर हुए होंगे, तो आपने इनको एक्सट्रैक्ट करके एक ही फोल्डर के अंदर दोनों चीज़ें रख देनी है, फिर वहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू करनी है। बाकी ये चीज़ें आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस आपको नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट उसका एक्टिव करना है। एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 अल्टीमेट या प्रोफेशनल है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपको GUI में आपको नज़र आ जाता है आपने किस तरह उसको एक्टिव करना है। लेकिन अगर होम या होम प्रीमियम है तो फिर आपको कमांड लाइन से, यानी डॉस बेस्ड जो कमांड है उससे आपने एक्टिव करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर आपके पास विंडोज 7 अल्टीमेट है, और ये काइंडली ये आपने जहन में रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो यूज़र वो चला रहे हैं वो भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखिएगा कि वो बेशक एज एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो इसका हिडन अकाउंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, वही पावरफुल उसका अकाउंट होता है। और फिर जब आप उससे लॉगिन होते हैं तो आपके सिस्टम की परमिशन बहुत सारी मिल जाती है, जो सिस्टम बार बार आपसे डिमांड नहीं करेगा। तो उसके लिए अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपके पास आपने सबसे पहले मैनेज के ऊपर जाना है, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करनी है। उसके बाद आपने मैनेज का बटन दबाना है। मैनेज के बटन के बाद आपने लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। राइट साइड के ऊपर आपका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट आ जाएगा। सबसे पहले आपने सेट पासवर्ड करना है। आपने सेट पासवर्ड कोई भी पासवर्ड रख लें, लेकिन बेहतर यह है कि हम नॉर्मली जो इंस्टॉलेशन में हम रखते हैं ए पासवर्ड रखते हैं, स्मॉल ए हम रखते हैं। आपने प्रोसीड करके न्यू पासवर्ड में और कन्फर्म पासवर्ड में आपने ए पासवर्ड रख दिया। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है, माई कंप्यूटर के ऊपर आपने दोबारा राइट क्लिक करनी है। अभी आपने इसका पासवर्ड सेट किया है, अब आपने इसके ऊपर इसको अकाउंट को एक्टिव करना है। आपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है। प्रॉपर्टीज़ के बाद आपने अकाउंट इसका जो डिसेबल हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के अंदर, आपने उसको एक्टिव करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। उसके बाद आपने सिस्टम को लॉग ऑफ करना है। जब लॉग ऑफ आप सिस्टम को करेंगे तो आपसे वो पूछेगा आपने किस अकाउंट से लॉगिन होना है, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो जाना है। देखिएगा स्विच यूज़र ना कीजिएगा, आपने लॉग ऑफ होना है और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आपने सिस्टम को ऑन करना है, और आगे जितनी भी इंस्टॉलेशन है आपने एडमिनिस्ट्रेटर से करनी है। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 अल्टीमेट या आपके प्रोफेशनल नहीं है, होम प्रीमियम है, तो उसको आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड लाइन आएगा, मेन्यू। ठीक है जी, अगर यहाँ से आपको ढूंढना, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर की हुई है,
तो यहाँ पे ढूंढना मुश्किल, आपने लिखना है CMD। जब CMD प्रेस करेंगे तो ये CMD आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखिएगा, इसको ओपन नहीं करना, आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो आपने जो कमांड लिखनी है वो कमांड आपने लिखनी है नेट नेट यूज़र USER एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट का नाम एडमिनिस्ट्रेटर का है ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। फिर आपने फॉरवर्ड स्लैश देनी है और उसके बाद आपने लिखना है एक्टिव ACTIVE और फिर आपने कॉलन देना है। फिर उसके बाद आपने यस लिखना है। जो ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अभी आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है, लेकिन अभी आप उससे लॉगिन नहीं हो सकते। लॉगिन इस वजह से नहीं हो सकता है कि आपने उसके ऊपर अभी पासवर्ड नहीं सेट किया। जब तक आप उसके ऊपर पासवर्ड सेट नहीं करेंगे आप उससे लॉगिन नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपने मैनेज अनदर अकाउंट, फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर आपने करना है जी चेंज द पासवर्ड। आपने चेंज पासवर्ड में करंट पासवर्ड लिखना है, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड में और हिंट आप जो भी पासवर्ड वो लिख के चेंज पासवर्ड करेंगे। सिस्टम को लॉग ऑफ करेंगे और उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट नज़र आ जाएगा। आपने एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉग इन हो जाना है। ये तो पहला स्टेप था कि आप IPS सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपने इंस्टॉल करना है या जिससे आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है वो SQL सर्वर है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें तो आप SQL सर्वर को सबसे पहले करें। और दूसरी चीज़, जिस तरह वीडियो में जो चीज़ बताई जाती है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पासवर्ड इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे, तो काइंडली आपने वो पासवर्ड लाजमी रखने हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उसकी इंस्टॉलेशन को ही समझें कि हमने इंस्टॉलेशन कर ली और सॉफ्टवेयर हमने चला लेना, ऐसा नहीं होगा। जब आप SQL सर्वर को प्रॉपर उसके पासवर्ड के साथ नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका नहीं चलेगा। तो फिर उसका मसला ये होता है कि आपको दोबारा सॉफ्टवेयर SQL को अनइंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद जो आके फिर आपने इंस्टॉल करना है। तो बजाय इसके कि आप जल्दी में बगैर पासवर्ड के इंस्टॉल कर लें, उससे बेहतर है कि आप इंस्टॉल ना करें। अगर आप करते हैं तो प्रॉपर जो वीडियो में जो पासवर्ड आपको बताए जाएंगे तो उन्हीं पासवर्ड को यूज़ ही आपने करना है। SQL को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है? SQL को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले SQL सर्वर 2000 डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर आपने जाना है। तो विंडो 7 के ऊपर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं 32 बिट के ऊपर तो आपने ऑटो रन की फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं 64 बिट के ऊपर तो जब आप ऑटो रन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये आपने ऑटो रन पे डबल क्लिक किया तो इसने ये मैसेज दे देना है कि द वर्जन ऑफ द फाइल इज़ नॉट कंपेटिबल विद वर्जन ऑफ विंडो यू आर रनिंग। यानी ये जो विंडो है ये है 64 बिट है और आप इसके जो ऑटो रन की फ़ाइल है यहाँ से आप इसको रन नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ओके करें। सबसे पहले आपने x86 के फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेटअप का फ़ोल्डर होगा वहाँ पे उसको ओपन करना है। उसके बाद आपने नीचे आके सेटअप SQL फाइल, ये जो सेटअप SQL फाइल आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे तो यहाँ से आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आगे प्रोसेस है वो विंडोज 7 32 बिट और 64 बिट के ऊपर सेम है। वहाँ से आपने ऑटो रन के फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबसे पहला ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने इंस्टॉल डेटाबेस सर्वर पे क्लिक करना है। उसके बाद रन प्रोग्राम करना है आपने। ये विंडोज 7 के ऊपर ये आता है कंपैटिबल का, लेकिन आपने इसको रन प्रोग्राम कर देना है, ये चल जाएगा। उसके बाद दोबारा आपने रन प्रोग्राम कर देना है। नेक्स्ट का बटन आपने दबाना है, फिर आपने नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट, फिर आपने नेक्स्ट का दबाना है, फिर यस करना है आपने, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट,
फिर आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। यहाँ से आपने यूज़ लोकल सिस्टम अकाउंट, अगर आप यूज़ अ डोमेन यूज़र अकाउंट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको एरर देगा, क्योंकि उसको डोमेन मिलेगा नहीं, इसलिए एरर देगा। इसलिए यूज़ लोकल सिस्टम अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पे आता है विंडो ऑथेंटिकेशन मोड या मिक्स मोड। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर हमारे सॉफ्टवेयर आईपोस के साथ आईपोस के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने मिक्स मोड को क्लिक करना है। अगर आप विंडो ऑथेंटिफिकेशन मोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको मिक्स मोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसका पासवर्ड आपने देना है IPOS 9898 IPOS 9898। एंटर पासवर्ड में भी आपने यही देना है और कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी आपने इसको यही वाला पासवर्ड देना है। पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी है और जो पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देंगे तो वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन बनाएगा। नेक्स्ट आपने कर देना है। इसके बाद ये आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये खुद ब खुद चलता जाएगा। ये सेटअप इज अपडेटिंग योर सिस्टम और ये फिनिश हो गया ये आपका। इसके बाद ही हमने क्रिस्टल पोर्ट को इंस्टॉल करना है। क्रिस्टल पोर्ट 9 के आपने फ़ोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपने सेटअप की फ़ाइल को रन करना है। इसके पीछे सीरियल की आपको सीरियल की के नाम से फ़ाइल होगी, वो फ़ाइल आपने ओपन कर लेनी है। क्रिस्टल रिपोर्ट के ऊपर आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपने आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट ये वाला बटन आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने इसकी पहले खाने में पहली सीरियल की, दूसरे खाने में आपने दूसरी सीरियल की कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। फिर तीसरी सीरियल की आपने कॉपी करनी है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। फिर आपने नेक्स्ट का दबा देना है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कोड है ये आपने जब सिस्टम आपसे रजिस्ट्रेशन कोड ये आ गया जी, हमारा रजिस्ट्रेशन कोड आ गया, इसका आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कोड डालना है, पेस्ट कर दिया, फिनिश किया और ये आपके क्रिस्टल पोर्ट इंस्टॉल हो गए। पोर्ट का जो कंपोनेंट है वो इंस्टॉल करना, आईपोस के फोल्डर के अंदर जाएंगे और CR रीडिस X86 ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आप विंडोज 7 के ऊपर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपने सिर्फ CR डिस्क 2008 X86 का चलाना है। अगर आप 64 बिट विंडो है तो आपने X64 बिट को रन कर देना है, लेकिन X86 को लाजमी आपने चलाना है 64 बिट के ऊपर भी, क्योंकि अगर ये ना चलता हो तो लाजमी जो है ना क्रिस्टल पोर्ट एरर दे देती है। इसलिए ये दोनों कंपोनेंट आप चला लें तो बहुत बेहतर है। बाकी जो .NET 3.5 और MSI 3.5 है जो नीचे वाले, ये आपने विंडो XP के ऊपर चलाने होते हैं। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों कंपोनेंट आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये वाला CR डिस्क का चलाना है। इसको चलाने का तरीका ये है, आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है और उसके ऊपर डबल क्लिक आपने कर देनी है। ये कोई आपसे नेक्स्ट वगैरह किसी किस्म का कोई मेन्यू इसका नहीं आएगा। ये थोड़ी देर इसकी प्रोसेसिंग होगी और ये ख़ुद ब खुद आपको क्लोज़ हो जाएगा। जब ये क्लोज़ हो जाएगा इसका मतलब ये है कि ये आपका रन हो गया। दो डेटाबेस आपके पास होने चाहिए अगर आप सर्वर की साइट की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। एक इन्वेंट्री के नाम से जो मेन डेटाबेस होती है और एक टेम्प के नाम से जो टेम्परेरी है। इन केस अगर आपकी इन्वेंट्री डेटाबेस सस्पेक्ट हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप टेम्परेरी डेटाबेस से सॉफ्टवेयर को पॉइंट ऑफ सेल को रन कर सकते हैं। दो डेटाबेस होने चाहिए आपके पास। इसको करने के लिए आपने ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज मैनेजर, ये XP और 7 का दोनों का सेम तरीका है इसके एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस को रिस्टोर करने का, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास XP हो, आपके पास 7 हो, तरीका यही है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इसके प्लस का साइन आपने ओपन करना है। इसके बाद ग्रुप के ऊपर आपने एसक्यूएल सर्वर अगर स्टॉप हुआ है रेड कलर का साइन है तो आपने इसको
पहले स्टार्ट करना है। अब ये एसक्यूएल आपका पॉज है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने स्टार्ट का बटन दबाना है ताकि एसक्यूएल आपका रन हो जाए। ठीक है, अगर ये रन नहीं हो रहा आप इसको क्लोज करें, दोबारा इसको ओपन करें, सर्वर पे जाएं, एंटरप्राइज, आपने न्यू डेटाबेस इन्वेंट्री INVENTORY इन्वेंट्री के नाम से आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। इसी तरह आपने दोबारा न्यू राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस TEMP के नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। ओके करना है आपने। अब आपने इन्वेंट्री के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है इन्वेंट्री के ऊपर, और टास्क पे जाना है, रीस्टोर डेटाबेस। इसके बाद आपने फ्रॉम डिवाइसेस, सेलेक्ट डिवाइसेस, ऐड का बटन प्रेस करना है। इसके बाद डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब वो फाइल इन्वेंट्री के नाम से जो डेटाबेस है जहाँ पे आपने सेव की हुई थी वो बात आपने इस सिस्टम को बताना है। यानी कि इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर हम गए, इन्वेंट्री गारमेंट्स 9 बैकअप, ओके किया हमने, ओके किया, ओके किया, यहाँ से फिर हमने इसको ओके कर दिया। ये हमारी मेन डेटाबेस रिस्टोर हो रही है। ओके का मैसेज आ जाएगा आपके पास, जिससे ये साबित होगा कि ये डेटाबेस आपकी रिस्टोर हो गई। इसी तरह आपने टेम्प के ऊपर भी राइट क्लिक करना है, ऑल टास्क पे जाना है, रीस्टोर डेटाबेस, सेम प्रोसीजर आपने उसको रिपीट करना है, लेकिन टेम्प के ऊपर जब रिस्टोर करेंगे तो आपने इसको टेम्प फाइल का पाथ बताना है। सेलेक्ट डिवाइसेस, ऐड डिवाइसेस, यहाँ से आपने डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने टेम्प डेटाबेस का इसको ये आके हमने इसको टेम्प डेटाबेस डॉट बैकअप को हमने ओके किया, ओके किया। यहाँ से हमने ऑप्शन के ऊपर गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास विंडो 32 बिट है तो यहाँ पे ये रिस्टोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है x86। तो आपने सबसे पहले जाना है जहाँ पे आपने डेटाबेस रिस्टोर की हैं तो उस पाथ पे आपने जाना है। सी प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MS SQL डाटा, और यहाँ से आपने ये पाथ सारा ऊपर वाला इसका एड्रेस जो है ये कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आके आपने ये जो डाटा तक का पाथ है, ये आपने डाटा तक का पाथ सारा आपने सिलेक्ट कर लिया। वहाँ पे रख के आप शिफ्ट होम का बटन दबाएंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। डाटा से लेके पीछे तक आप उसको डिलीट कर देना है आपने। उसके बाद कंट्रोल V करके उसके ऊपर पेस्ट कर देना है, फिर आपने ओके का बटन दबाना है। अब ये कह रहा है कि ये अभी भी आपका इसमें मिस्टेक है। अब ये देखना है जी, हमने डाटा टेम्प ठीक था हमारा ऊपर वाला पाथ, इसके अंदर x86 नहीं ख़त्म हुआ, सॉरी इसके अंदर पेस्ट नहीं हुआ था। हमने दोबारा उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, ओके किया, और ये आपकी दोनों डेटाबेस रिस्टोर हो गई। जाना है जो आईपोज का होगा, अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो एक्जी आपकी डेस्कटॉप के ऊपर ख़ुद आ जाएगी। अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपने अगर फ़ोल्डर है सर्वर से आपने फ़ोल्डर कॉपी कर लिया आईपोज का, तो उसके लिए फिर आपको फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ से backoffice.net की जो फ़ाइल होगी, जिस तरह ये आईपोज फ़ोल्डर के अंदर हम जाएंगे, उसके बाद backoffice.net की जो फ़ाइल होगी इसको आपने राइट क्लिक करना है और सेंड टू डेस्कटॉप आपने कर देना है। यहाँ तक तो आपका साफ़ हो गया। इसके बाद आपने ओपन फाइल लोकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की फ़ाइल्स होंगी, एक होती है कान ऑफ। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कान ऑफ में हमेशा सर्वर का नाम लिखा जाता है। अगर जिस सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं यही वाला सिस्टम आपका सर्वर भी है, सर्वर मेन ये है कि जिसके ऊपर मेन डेटाबेस चल रही है। यानी अगर आप एक ही सिस्टम चला रहे हैं शॉप के ऊपर
तो फिर सर्वर भी यही होगा और क्लाइंट भी यही होगा। तो फिर कॉन ऑफ सर्वर के अंदर आपने इसी सिस्टम का नाम लिख देना है। लेकिन अगर आपका सर्वर दूसरा है और ये आप क्लाइंट मशीन तैयार कर रहे हैं तो आपने कॉन ऑफ के अंदर सर्वर का नाम लिखना है, जो भी आपका सर्वर का नाम होगा, ठीक है। और कॉन ऑफ टेम्प के अंदर इस सिस्टम का नाम लिखना है, जो जिस सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कॉन ऑफ टेम्प में हमेशा उसी सिस्टम का नाम आएगा। जिस तरह अब्दुल वहीद है, पीसी है, ये सिस्टम का नाम है, तो ये कॉन ऑफ टेम्प के अंदर हमने इसको लिख दिया। अगर तो आपने IPOS का इंस्टॉलर रन किया है तो फिर आपको ये जो भी मैं स्टेप करने लगा हूँ फाइल रजिस्ट्रेशन का, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आप सर्वर से IPOS का फ़ोल्डर कॉपी किया है तो फिर आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करनी होगी और ओपन फाइल लोकेशन पे आपने जाना है। यहाँ पे दो फाइल्स हैं आपकी, एक आपकी फ़ाइल होगी ETT, ये देखें दो तरह की फ़ाइल है, एक एक्सटेंशन है LIC और एक एक्सटेंशन है OCX। हमेशा जो रजिस्टर फाइल होंगी वो OCX होगी, LIC नहीं होगी। तो आपने ETT, ये 37 वाली जो फाइल है TTOCX, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपने रन में जाना है, यानी कि विंडो R की प्रेस करनी है तो आपका रन ओपन हो जाएगा। रन में आपने लिखना है REG SVR 32 और उस फाइल को पकड़ के इसके ऊपर आपने फेंक देना है। एक फ़ाइल आपकी ये होगी, दूसरी जो फाइल आपने रजिस्टर करनी है वो होगी Exceed FTP। Exceed के नाम से दो फाइल्स आती हैं, एक आती है Exceed FTP और एक आती है Exceed Zip। तो आपने Exceed FTP को .dll जो है उसको रजिस्टर करना है। आपने ये आगे वाला हिस्सा इसका ख़त्म कर देना है, दोबारा Exceed वाली को फाइल को पकड़ना है, इसके ऊपर फेंकना है, ओके करना है और ये दोनों फाइलें आपकी रजिस्टर हो जाएंगी। जब दोनों फाइलें रजिस्टर हो जाएंगी आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करनी है। आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सर्वर पे जाने के लिए, तो ये सर्वर पे हम गए, हमने देखा हमारा सर्वर के साथ कनेक्शन मौजूद है। इसलिए अब सॉफ्टवेयर, अगर सर्वर के साथ कनेक्शन मौजूद नहीं है, आपका सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अब ये सर्वर पे गए, रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर किया, अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे सेंड कर देना है। और जब मैं आपको इसके बदले में मैं की सेंड करूँगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट होगी, वो की आपने यहाँ पे लगा देनी। जब आप की लगाएंगे, रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा। ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010, ये मेरी स्काइप की आईडी है। आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं, स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी। और इसके अलावा जो IPOS को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं, तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने IPOS को इंस्टॉल किस तरह करना है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी।